तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक कनाडा हॉरर मिस्ट्री फिल्म जिसका नाम है हागा। और इस वीडियो की काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी तो फाइनली आज वीडियो आ ही गई। और यहाँ मैं बता दूं कि हागा का मतलब होता है रोप यानी रस्सी। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी नागे कोपलू नाम के गांव की है जो कि छोटा सा गांव है और जंगल से घिरा हुआ है। और इस गांव की बहुत ही अजीब सी कहानी है। मतलब जब भी यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो इस गांव में एक औरत की मौत हो जाती है और वो औरत या तो बच्चे की दादी होती है या नानी होती है। और इनकी मौत कोई ऐसी वैसी नहीं होती बल्कि बहुत भयानक होती है। फिल्म के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि एक औरत के गले में रस्सी बांधकर उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था और फिर उसे पेड़ पर लटका कर जिंदा ही जला दिया जाता है। अब ये करता कौन है कोई नहीं जानता। इंसान है, कोई भूत है या क्या है, कुछ नहीं पता। मतलब गांव में ये सब होते हुए कोई नहीं देखा कि कोई एक औरत को रस्सी से घसीट कर ले जा रहा है और उसे फांसी लगाकर जला देता है। वो तो सुबह ही लोग देखते हैं कि पेड़ से एक जली हुई लाश लटकी हुई है। अब ऐसे देखकर तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये औरत की लाश है या आदमी की। वो तो गांव में किसी घर की औरत गायब रहती है पिछली रात से, उससे पता चलता है कि बेचारी उस औरत की लाश है। अब ये किसी तरह का कर्ज है या क्या, लेकिन ये इस गाँव में सालों से चलता आ रहा है और आज एक और औरत इसका शिकार हो गई है। अब ये देखकर गाँव में तुरंत पंचायत बुलाई जाती है और उस औरत का जो लड़का था वो बहुत रो रहा था और सरपंच जी उसे सांत्वना देने के बजाय उसे सुना रहे थे कि अब रोने से क्या फायदा, हमारी बात तो तुम लोगों को माननी नहीं है, इस सब का जिम्मेदार तुम्हारा पिता माड़ा है। सरपंच जी का कहना था कि जब भी हमारे गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी दादी या नानी की इस तरह से मौत हो जाती है। इसलिए बच्चा पैदा होते ही हम उसके दादी नानी को गाँव के बाहर आश्रम में छोड़ देते हैं ताकि वहाँ वो सेफ रहे। ये सब जानते हुए भी माड़ा तुम उसे गाँव में लेकर क्यों आए? लेकिन माड़ा अपनी गलती नहीं मानता। वो अपने बेटे पर इसका दोष लगाने लगता है कि ये इसकी गलती है। ये जाकर अपनी माँ को बोल दिया कि लड़के की शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। फिर उसे रहा नहीं गया, वो बच्ची को देखने की जिद करने लगी, इसलिए मैं उसे गांव ले आया बच्ची दिखाने। जिस पर पंच का दूसरा मेंबर कहता कि तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? अरे उसे बच्ची देखना था तो तुम बच्ची को ले जाते ना वहाँ दिखाने के लिए, उसको गाँव लेकर क्यों आए? तुमने हमारी चेतावनी हल्के मिली इसलिए ये हुआ। सरपंच जी भी कहते हैं देखो तुम लोग मानो या ना मानो लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है, हमारे दादा के ज़माने से चली आ रही है। इस गांव में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो घर की बड़ी औरत मरती ही है, ये होता ही है, ये बात तुम लोग समझ लो। तभी एक आदमी कहता है कि नहीं सरपंच जी, बच्चा पैदा होने से नहीं, लड़की पैदा होती है तभी ये होता है। जिस पर पांडे नाम का आदमी कहता है गलत बात मत कर, अभी लोकेश भाई के घर में लड़का पैदा होने से भी तो उसकी माँ मर गई, इस पर तुम क्या बोलोगे? तो एक दूसरा आदमी कहता है कि अरे वो तो अलग मैटर था, उनके घर में लड़ाई होती रहती थी, गुस्से में आकर लोकेश की माँ खुद को फांसी लगा ली। तभी सरपंच जी उन्हें रोकते हैं कि रुक जाओ तुम लोग, मेन बात यह है कि हमारे गांव की औरतें मर रही हैं तो शादी के बाद जब भी बच्चा पैदा हो तो उन्हें गांव के बाहर ही रखना होगा। तो एक आदमी कहता है कि लेकिन ऐसे कब तक चलेगा, आप इसका कोई सही हल तो निकालिए, कब तक हम गांव की औरतों को बाहर भेजते रहेंगे? तो सरपंच जी कहते हैं अरे इतना आसान नहीं है, मैंने बोला ना कि ये समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि एक दिन भगवान किसी न किसी को इस गाँव की समस्या हल करने जरूर भेजेंगे। और तभी सरपंच जी का बेटा राम एंट्री लेता है। उसे देखकर एक आदमी सरपंच को मौक करता है कि आपने कहा कि कोई आएगा तो आपका बेटा आ गया, क्या यही है वो? जिस पर सरपंच कहता है कि भगवान ने चाहा तो मेरा बेटा ही इस समस्या को हल करेगा, देखना तुम। लेकिन फिलहाल तो राम अपनी समस्या में उलझा हुआ था। वो मल्ली नाम की लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। मल्ली भी उससे प्यार करती थी लेकिन उसकी जो माँ थी ना वो उनको अलग रखती थी क्योंकि उसको ये डर था कि भैया इनका बच्चा पैदा हो गया तो उसकी जली हुई लाश भी पेड़ पर लटकी हुई मिलेगी, तो इस डर से वो उनको दूर रखती थी। अब राम आते ही मल्ली को देख रहा था लेकिन मल्ली की माँ देख लेती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात में मल्ली बेड पर लेटी गाना गुनगुना रही थी और केला खा रही थी और छिलका वहीं फेंक देती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और ये राम ही था जो चुपके से मल्ली से मिलने आया था और ये लोग ऐसे ही छुप छुप कर मिलते थे। राम पूछता कि तुम्हारी माँ सो गई? मल्ली कहती कि हाँ। फिर वो मल्ली से कहता कि आंखें बंद करो। वो कहती कि क्यों? राम कहता अरे बस करो ना। फिर जब मल्ली आंख बंद करती है तो वो उसे किस करने आता है लेकिन मल्ली ये देख लेती है और धक्का दे देती है। नीचे केले का छिलका पड़ा था जिससे स्लिप होकर वो गिर जाता है और आवाज हो जाती है। बस फिर क्या था, आवाज सुनकर मल्ली की माँ उड़ जाती है और राम को भागते हुए भी देख लेती है जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो मल्ली को लेकर सीधा राम के घर जाती है और झगड़ा करने लगती है। उसकी माँ से कहती कि अपने बेटे को संभाल के रखो, वो मेरी बेटी को माँ बनाकर छोड़ेगा, आज तो हद हो गई, चोर की तरह मेरे घर में घुस आया। ऊपर खिड़की से राम और उसके पिता ही देख रहे थे। वो कहते कि बेटा तुमने ऐसे क्यों किया, एक लड़की के घर रात में ऐसे क्यों गए? तो राम कहता कि पिताजी मैं क्या करता, मैं मल्ली से प्यार करता हूँ और वो भी करती है, लेकिन उसकी जालिम माँ हमें मिलने नहीं देती।
आप जाकर हमारी शादी की बात करिए ना। उसके पिता कहते हैं ठीक है। फिर उसके पिता मल्ली की माँ से बात करने आते हैं। उसे समझाते कि देखो बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमें अब उनकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन मल्ली की माँ साफ मना कर देती है, क्योंकि शादी होगी तो बच्चा भी होगा जिससे उसकी जान पर बनाएगी, और उसे आश्रम में जाकर भी नहीं रहना था। इसलिए वो फैसला कर ली थी कि राम तो क्या, इस गांव के किसी भी लड़के से वो मल्ली की शादी नहीं करवाएगी, और उसे लेकर चली जाती है। इनफैक्ट वो मल्ली को लेकर इस गांव को ही छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और वहां उसकी शादी भी करवा देती है। अब राम को जब ये पता चलता है तो भाई उसका तो दिल टूट जाता है। कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मल्ली मेरे साथ ऐसा करेगी। वो मुझसे वादा की थी कि मुझसे ही शादी करेगी। माँ जब उसकी माँ उसको लेकर जा रही थी तो उसको उसे रोकना चाहिए था ना, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ चली गई और किसी और से शादी भी कर ली। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा तो एक काम कर, अपने मामा के पास जा। तेरे मामा जो है ना वो बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया देते हैं, तेरी प्रॉब्लम भी वो कुछ ना कुछ करके सॉल्व कर ही देंगे। अब राम भी घर में बैठा बैठा क्या करता, वो कहता है ठीक है यही करता हूँ, मामा के पास जाता हूँ। बस फिर क्या था, राम अब शहर चला जाता है अपने मामा के पास। लेकिन यहाँ भी वो पी पाकर वही सब बोलने लगता है कि मल्ली मुझे छोड़कर चली गई, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा वगैरह वगैरह। तो उसके मामों से समझाता है कि भांजे, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उस लड़के के चक्कर में मत पड़, वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, और देख कर दिया। वैसे जो मामा जी थे ना वो मैनिपुलेट करने में मास्टर थे, मतलब किसी के दिमाग में कोई बात डाल देते थे और उसको मनवा भी देते थे। वही वो राम के साथ करते हैं, उसके दिमाग में ये डाल देते हैं कि मल्ली चली गई है और किसी और की हो गई है, अब उसे भूल जा। मैं तुझे ऐसा आइडिया दूंगा, ऐसा जुगाड़ फिट करूंगा कि तुझे मल्ली से भी अच्छी और प्यार करने वाली लड़की मिलेगी। ये उससे प्रॉमिस करते हैं और राम कन्विंस भी हो जाता है। फिर इसके बाद ये लोग पी पाकर सो जाते हैं। फिर सुबह जैसे ही राम की आंख खुलती है तो वो तुरंत अपने मामा को जगाता है और कहता है कि मामा कल आपने कहा था ना आइडिया दोगे, अब दो आइडिया। लेकिन मामा के दिमाग में एकदम से आइडिया नहीं आ रहा था। तो क्या होता है कि तभी न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर फेंक कर चला जाता है। अब न्यूज़पेपर जैसे उनके हाथ में आता है तो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करते हैं कि क्या पता न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ही कोई आइडिया आ जाए। और उसमें एक न्यूज़ छपी थी कि रिपोर्टर को इंटरव्यू के दौरान ही हुआ प्यार, पिछली रात उन दोनों की शादी भी हो गई और ये बात गूगल में वायरल चल रही है। ये पढ़ते ही मामा कहता है कि भांजे आइडिया मिल गया, देख शहर में कई लड़के न्यूज़ रिपोर्टर हैं, बहुत से सिंगल भी हैं, तो उनमें से कोई एक लड़की को पसंद कर और अपनी गांव की जो प्रॉब्लम है ना उसे बता, फिर तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहानी के लिए वो खुद ही तेरे पास आएगी। ऐसे तुझे लड़की भी मिल जाएगी और क्या पता तेरे गांव की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए, यानी एक तीर से दो शिकार। ये सुनकर राम बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह क्या आइडिया दिया है आपने मामा। फिर अगले दिन राम न्यूज़ ऑफिस के बाहर खड़ा था। इसी बीच उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और तुरंत ही उसे फर्स्ट साइट वाला प्यार भी हो जाता है। फिर वो मामा को बताता है कि ये लड़की मुझे पसंद है, उसे देखते ही मुझे कुछ हुआ। फिर उसके मामा क्या करते हैं कि उस लड़की के सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं, उसे पटाते हैं और उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रितिका है। दिल की एकदम साफ, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाए तो किसी को भी नहीं छोड़ती। फिर इन सब के बाद राम रितिका से बात करने जाता है कि मैडम मेरा नाम राम है, मेरे गांव का नाम नागे कोपलू है, वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। रितिका कहती है कि ठीक है, जो भी बात है मेरे एडिटर को बता दो। राम कहता है नहीं मैडम, मैं ये आपको ही बताऊंगा। रितिका कहती है लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर राम अपने मामा द्वारा बताई हुई लाइन चिपका देता है। कहता है कि मैंने अंदर जाकर इंक्वायरी करी तो आपकी काफ़ी तारीफ सुनी कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, अपने काम को लेकर आप बहुत सीरियस और डेडिकेटेड हैं, इसलिए मुझे आपसे ही बात करनी है। जिस पर रितिका खुश हो जाती है और कहती कि ठीक है, फिलहाल मुझे काम है, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। फिर राम बेसब्री से उसके कॉल का वेट करता है और फिर रात में रितिका उसको कॉल करती है और कल दिन में मिलने के लिए बुलाती है, जिससे राम खुश हो जाता है। दूसरी तरफ गांव में हम एक लंबे चौड़े आदमी को देखते हैं जो कि हुडी पहने हुए था और वहां पर कुछ तो कर रहा था, और तभी एक कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन राम और रितिका एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ रितिका कहती है कि आप बताइए आपके गाँव में क्या समस्या है। तो राम कहता है कि मैडम जैसे कि मैंने बताया था, हमारे गांव का नाम नागे कोपलू है, वो एक छोटा सा गांव है मैडम। हमारे आसपास के गांव में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मातम छा जाता है। घर की औरत की मौत हो जाती है जो बच्चे की दादी या नानी होती है। बच्चा पैदा होने के अगले दिन पेड़ पर उसकी जली हुई लाश मिलती है। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे क्या कारण है। बड़े लोगों से पूछा तो उन्हें भी नहीं पता, कुछ लोग तो इस पर यकीन भी नहीं करते। रितिका कहती है कि ये तो बहुत ही अजीब सा केस है, वैसे पुलिस ने अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? राम कहता है कि पुलिस भी क्या करे मैडम, उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिलता और उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता है। रितिका कहती कि मतलब किसी को भी नहीं पता ये कौन करता है? क्या तुमने कभी कुछ अजीब देखा? ये किसी पर शक है?
जिस पर राम बताता कि एक रात वो शमशान में एक लंबे चौड़े आदमी को देखा था, हुडी पहने हुए, और वो वहां किसी लाश को खोद रहा था। राम उसे रोकने गया तो वो उसके मुंह पर मिट्टी फेंककर भागने लगा। फिर भी राम उसके पीछे भागा। काफी दूर तक उसके पीछा किया और उसे रोकने के लिए वो लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर उसके पैर में मारा, जिससे वो गिरा भी, लेकिन तुरंत ही संभल कर भाग गया। फिर राम गाँव वाले से बात किया तो पता चला कि वो कोई पागल है जो पास के गाँव से भाग कर आया था। रितिका को उसके गाँव का केस काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहती कि ठीक है, मैं आपके गाँव आकर इसको रिपोर्ट करूंगी। दूसरी तरफ गाँव में एक आदमी साइकिल लिए कहीं जा रहा था। तभी उसे टॉयलेट लगती है तो रुककर टॉयलेट करने लगता है, और तभी वो क्या देखता है कि पेड़ पर एक जली हुई लाश लटकी हुई थी। ये देख वो डर के मारे कांपने लगता है और भागकर सब गाँव वालों को बता देता है। इसके बाद सब वहाँ देखने आते हैं और बातें करने लगते हैं कि अब ये बेचारी कौन है। तो ये अंदाजा लगाते हैं कि ये मुनिया नाम के आदमी की माँ है जो पिछली रात से गायब थी। फिर एक आदमी कहने लगता है कि जब इसे पता था तो गाँव में क्यों आई, जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि तुम इस बेचारे की गलती क्यों निकाल रहे हो। अगर हमारे बुजुर्ग इसका पता लगा ले कि ये कौन करता है तो हम इसे रोक सकते हैं। जिस पर एक आदमी कहता है अरे तुम लोग बस अपना देखो, वो कुछ नहीं करेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा पंचायत बुलाएंगे और परिवार वालों को ही डांट कर घर भेज देंगे। तो पूरा गांव यहाँ पर हेल्पलेस था। अब उनका पंचायत पर से भी भरोसा उठ गया था। दूसरी तरफ शहर में राम और रितिका की अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर राम के साथ रितिका उसके गाँव आ जाती है और राम उसे अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर वो उसके मॉम डैड से मिलती है। राम की माँ को तो रितिका बहुत पसंद आती है, इतनी कि उसे अपने बहू के रूप में भी इमेजिन करने लगती है। फिर इन सब के बाद राम नोटिस करता है कि रितिका अपने किसी दोस्त से बात करते वक्त उस पर गुस्सा कर रही थी। कह रही थी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, और गुस्से में फोन काट देती है। राम कहता कि मैडम आप झूठ बोलने वालों से इतनी नफरत करती हैं। रितिका कहती है कि हाँ, आई हेट लायर्स। राम सोचता है कि अरे बाप रे, झूठ तो मैंने भी बोल दिया। वो कहता है कि मैडम अगर झूठ बोलने वाला आपको सच बता दे तो क्या आप उसे माफ कर देंगी। रितिका कहती है कि डिपेंड करता है कि वो झूठ किस लिए बोला है। तब राम कहता है कि मैंने भी आपसे झूठ बोला है उस होडी वाले आदमी के बारे में, और सब सच बताता है। तो असल में हुआ ये था कि जब राम ने उस आदमी के पैर पर लकड़ी फेंक कर मारी थी तो लड़ खड़ाकर वो सामने एक नुकीली लकड़ी पर गिर गया था जो उसके आर पार हो गई थी, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। राम कहता कि मैंने आपसे पहले से छुपाया था क्योंकि आप मुझे किलर समझती, जबकि मैंने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको मुझसे कोई शिकायत है तो कह सकती हैं। तो रितिका कहती कि नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, ये बस एक एक्सीडेंट था। तुम तो बस अपने गाँव में जो गलत हो रहा है उसे रोकना चाह रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर अगले दिन से रितिका अपने काम में लग जाती है और गांव के सब बड़े लोगों का इंटरव्यू लेने जाती है। पूछती है कि आपको क्या लगता है कि इनके पीछे क्या कारण हो सकता है। अब जितनी मुंह उतनी बातें। कोई इसे भूत प्रेत का चक्कर बताता है, कोई जमींदार का श्राप बताता है, तो कोई इसे भू माफिया की साजिश बताता है जो चाहते हैं कि डर के मारे ये लोग गाँव छोड़ दें और ये उनकी जमीन पर कब्जा कर लें। वैसे मैक्सिमम लोग तो यही बताते हैं कि एक जमींदार का श्राप है, लेकिन एक औरत बिल्कुल ही अलग बात बताती है कि दादा कहते थे कि इस गांव से ही कोई है जो यहाँ काला जादू करता है, जिसे हम लोग पकड़ नहीं पा रहे। ये सुनते ही राम सोच में पड़ जाता है। फिर काम से थोड़ा ब्रेक लेकर दोनों नारियल पानी पीने जाते हैं। इस बीच रितिका नोटिस करती है कि राम किसी सोच में खोया पड़ा था, तो पूछती है कि क्या हुआ राम, क्या सोच रहे हो। राम कहता कि मैं उस औरत की बात को सोच रहा था जो काले जादू का जिक्र कर रही थी, और मुझे लगता है कि इसका इन सबसे कोई कनेक्शन है, क्योंकि शमशान में वो आदमी जरूर किसी तरह का रिचुअल कर रहा था, लेकिन वो मर चुका है और अब भी गाँव में ये सब चल रहा है, मतलब उसके साथ और भी लोग होंगे। अब वहीं पर एक आदमी खेत में काम कर रहा था। वो राम की बातें सुन लेता है और कहता है कि राम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अभी परसों की बात है, मैं शाम को खरगोश पकड़ने जंगल में गया था। काफी देर तक मुझे एक भी खरगोश नहीं मिला। खरगोश पकड़ने के चक्कर में मैंने वहां ज्यादा समय लगा दिया और अंधेरा हो गया। इस वजह से वहां से लौटते वक्त मैं रास्ता भटक गया, और तब मैंने एक जगह देखा कि वहां पेड़ों पर कोई काला जादू की गुड़िया बांध रखा था। आप दोनों को मैंने काला जादू के बारे में बात करते हुए सुना तो सोचा कि आपको बता दूं। राम कहता क्या वो जगह आप हमें दिखा सकते हैं। वो कहता है कि हाँ, मुझे वो जगह याद है। फिर वही आदमी उन्हें गाइड करके उस जगह तक लेकर जाने लगता है, और तब तक अंधेरा भी हो जाता है। अब ये लोग जीप में थे और आगे का रास्ता काफी घना था। फिर वहां से वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद ही वो उसी जगह पर खड़े थे जहाँ वो आदमी गलती से पहुंच गया था, और यहाँ पर वाकई में पेड़ों पर काले जादू की गुड़िया वगैरह लटकी हुई थी। वही दूर पर एक आग दिखाई दे रही थी। फिर ये सब लोग उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, मंत्रों की आवाजें इनके कानों में सुनाई पड़ती हैं, और ये किसी औरत की आवाज थी। फिर एक टाइम पर पूरा सीन इनके सामने था। एक तरफ बड़ी सी कोई देवी की मूर्ति थी, तो दूसरी तरफ एक औरत की डेड बॉडी पड़ी थी, और बीच में बैठकर एक बूढ़ी औरत वहां पर मंत्र वगैरह पढ़ रही थी।
दिखने में तो कोई विच प्रतीत हो रही थी और तभी शॉकिंगली वही हुडेड आदमी हाथ में कटोरा लेकर आता है। राम उसे देखकर चौंक जाता कि ये तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया। वो समझ जाता कि ये दोनों ही गड़बड़ करते हैं। वो कहता कि ये सब तेरा ही किया धरा है ना डायन। गांव में सब महिलाओं की मौत की जिम्मेदार तुम हो और उसे मारने आता है। लेकिन वो उसे रोकती कि रुक जाओ बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने किसी को नहीं मारा, बल्कि मैं तो गांव की समस्या का उपाय कर रही हूँ। राम कहता कि अच्छा, तो तुम इसके पीछे नहीं हो तो कौन है? जिस पर वो बताती है कि ये एक दुष्ट आत्मा का काम है, सावित्री की आत्मा। और उन्हें सावित्री की कहानी सुनाती है, जो कि जमींदार के घर में बहू बनकर आई थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, क्योंकि उसके साथ निहायत ही क्रूर और घमंडी टाइप की औरत थी, जिसका नाम था त्रिचंडेश्वरी। रही बात जमींदार की, तो बहुत पहले ही खत्म हो गए थे और तब से त्रिचंडेश्वरी की ही चलती थी। और उसको यह था कि सावित्री को लड़का पैदा हो, जिससे उसका वंश आगे बढ़े। लेकिन सावित्री हर बार लड़की को जन्म देती थी। 4 बार उसने लड़की को ही जन्म दिया, लेकिन वो अपनी बच्ची की शक्ल तक नहीं देख पाई, क्योंकि उसके साथ तुरंत बच्ची को मरवा देती थी। और चौथी बार के बाद तो ये मान ली कि सावित्री उसे लड़का दे ही नहीं सकती। इसीलिए वो अपने बेटे शंकरा की दूसरी शादी करवाने को कहती है। लेकिन शंकरा मना कर देता है, कहता है कि नहीं माँ, मैं सिर्फ सावित्री से प्यार करता हूँ और मैं अपना प्यार किसी और के साथ नहीं बांटूंगा। जिस पर त्रिचंडेश्वरी सावित्री को इस घर से निकालने की प्लानिंग करने लगती है और अपने राइट हैंड अमात्य से कहती है कि जब तक वो सावित्री इस घर में रहेगी, मेरा बेटा दूसरी शादी नहीं करेगा। इसलिए एक काम करो, उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। लेकिन सावित्री ये सुन लेती है और जाकर अपने सास के पैरों में गिर जाती है। बहुत विनती करती है कि मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं अपने पति से दूर होना नहीं चाहती। आप चाहे तो उनकी 100 शादियां करवा दीजिए, लेकिन मुझे उनसे दूर मत करिए। मैं घर में ही किसी कोने में पड़ी रहूंगी, उन्हें अपने सामने देखकर संतुष्ट रहूंगी। लेकिन उसकी सास पत्थर दिल थी, उस पर कोई असर नहीं होता। कहती कि मैं हूँ त्रिचंडेश्वरी, एक बार जो मैंने फैसला कर लिया सो कर लिया। इसके ऊपर उस सावित्री को ही सबका जिम्मेदार ठहराती है। उस पर चरित्रहीन होने तक का इल्जाम लगाती है कि शादी से पहले तुमने जरूर किसी और के साथ अपना मुंह काला किया होगा और इसी की सजा तुम्हें मिल रही है जो तुम्हें लड़का नहीं हो रहा, और तुम्हारी गलती की सजा हमें मिल रही है। हमारा वंश खतरे में है। लेकिन अपने चरित्र के बारे में गलत बात सुनकर सावित्री को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो अपनी सास का ही गला पकड़ लेती है और वो इतने गुस्से में थी कि उसको मार ही डालती, क्योंकि वो उसकी 4 बच्ची को भी मार दी थी। इससे भी वो गुस्सा थी। तभी अमात्य आकर पीछे से सावित्री के बाल पकड़कर उसे अलग कर देता है। अब सावित्री के इस एक्ट से त्रिचंडेश्वरी का ईगो हर्ट हो जाता है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अब उसे खत्म करने का ही सोच लेती है। कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे भी मेरा गला पकड़ने की, अब मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तू जन्मों तक याद रखेगी। और फिर वो सावित्री को पेट से फांसी पर लटका देती है, जिससे सावित्री छटपटाने लगती है और इसके ऊपर वो उसे आग भी लगा देती है और उसे दर्द में देखकर वो खुश होती है। लेकिन तभी उसका बेटा आकर ये देख लेता है। अब सावित्री के बिना वो भी जी नहीं सकता था, तो क्या करता है कि वो वहीं पर चाकू से खुद का गला काट कर जान दे देता है। ये देख त्रिचंडेश्वरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब वंश बचाने के चक्कर में उसका वंश ही खत्म हो गया था। रही बात सावित्री की, तो अब वो एक वेंचफुल स्पिरिट बन चुकी है और अब गांव में जब भी कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके दादी या नानी में उसे त्रिचंडेश्वरी दिखाई देती है और उससे बदला लेने के लिए वो उन्हें रस्सी से घसीटकर उसी पेड़ से लटकाकर जला देती है। और उसी की आत्मा की मुक्ति के लिए मैं ये रिचुअल कर रही हूँ, जो 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। राम कहता कि अगर ऐसा है तो हम आपको नहीं रोकेंगे, आप अपना रिचुअल करिए, फिर 3 दिन के बाद हम आकर देखेंगे कि आप अपने काम में कहाँ तक पहुंची हैं। इसके बाद राम सबके साथ लौट आता है। लेकिन फिर रास्ते में वो कहता है कि मुझे उस बुढ़िया की बात पर यकीन नहीं है। जमींदार वाली बात तो बहुत लोग करते हैं, मुझे लगता है कि गड़बड़ वही करती है और जमींदार वाली बात को बेस बनाकर हमें कुछ भी कहानी बनाकर सुना दी है। इसलिए मैं वहाँ छुपकर दोबारा देखने जा रहा हूँ। रितिका कहती कि रुक जाओ राम, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। शक मुझे भी उस पर हुआ था, इसलिए मैंने चुपके से वहाँ पर कैमरा लगा दिया था। हम यहीं से उन्हें देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन पहले नेटवर्क मिलना चाहिए। फिर नेटवर्क के लिए वो लोग गाड़ी इधर उधर घुमाते हैं और आखिरकार उन्हें नेटवर्क मिल जाता है। और अब जाकर यहाँ पर इस औरत का असली रूप सामने आता है कि यही त्रिचंडेश्वरी है, जो कि अब एक विच बन चुकी है। और ये आदमी उसके राइट हैंड अमात्य का ही वंशज है, जिसका नाम है विदुरा। और ये कोई मरकर जिंदा नहीं हुआ है, बल्कि जो मरा था ना, वो इसका जुड़वा भाई था। वैसे ही बात सही है कि सावित्री की आत्मा ही सब औरतों को मारती है, लेकिन उसके पीछे त्रिचंडेश्वरी की ही चाल है। ये उसे मैनिपुलेट करके उससे करवाती है। तो होता यह है कि जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो ये उसकी दादी या सास को पोसेस कर लेती है
और ऐसे प्रिटेंड करती है, ऐसे दिखाती है कि वो बच्ची को मारने वाली है, जिससे सावित्री की आत्मा बच्ची को बचाने आती है, क्योंकि वो उस बच्ची में अपनी बच्ची देखती है और उसकी दादी या नानी को त्रिचंडेश्वरी के रूप में देखती है, जो कि लिटरली उसी के द्वारा पोजेस भी होती है। उसे लगता है कि त्रिचंडेश्वरी उसकी बच्ची को मार रही है और उसे बचाने के लिए वो उस औरत पर अटैक कर देती है, जिसके लिए वो उसी रोप का यूज करती है जिससे उसको लटकाया गया था। अब वही रोप उसका वेपन है। उसी का फंदा बनाकर उस औरत के गर्दन में डालकर उसे घसीट कर उसी पेड़ तक लेकर जाती है और उसे लटकाकर जला देती है। लेकिन उससे पहले ही त्रिचंडेश्वरी उस औरत की बॉडी को छोड़ देती है और एक निर्दोष औरत मारी जाती है। लेकिन सावित्री को ये पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक आत्मा है जो कि कर्मिक लूप में फंसी हुई है, बार बार सेम इवेंट दोहराती है, जैसे अंधार माया में दिखाया था। उस वक्त बहुत लोग कंफ्यूज भी हुए थे, इसे टाइम लूप समझ लिए थे, जबकि इसे कार्मिक लूप कहते हैं, जिसमें आत्माएं सेम इवेंट्स को दोहराती हैं और ये जब तक चलता है जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। सावित्री की इसी लिमिटेशन का फायदा उठाकर त्रिचंडेश्वरी उससे ये सब हत्याएं करवाती हैं। लेकिन ये सब करके त्रिचंडेश्वरी को मिलता क्या है? तो असल में सावित्री जितनी निर्दोष लोगों को मारेगी उसकी शक्ति उतनी कम होगी। उसके ऊपर त्रिचंडेश्वरी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ये सब रिचुअल्स करती है, जिसके लिए उसे एक डेड बॉडी की जरूरत पड़ती है। उसी के लिए विधुरा का भाई शमशान से डेड बॉडी निकालने गया था, जब राम उसको देख लिया था और फिर वो सब हो गया था। मतलब राम के द्वारा एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई थी। प्लस रिचुअल के लिए त्रिचंडेश्वरी जानवरों की भी बलि चढ़ाती है और आज वो अपना आखिरी रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी। मतलब 3 दिन बाद कुछ नहीं होगा, जो होगा आज होगा, क्योंकि आज रेड मून की रात थी और आज वो किसी जानवर की बलि नहीं देगी, बल्कि एक बच्ची की बलि देगी, जिसे वो सफेद कपड़े से ढक रखी थी। और वो बच्ची बेहोश थी, रो भी नहीं रही थी, इसलिए इन्हें पता भी नहीं लगा। और वहीं पीछे बच्ची की माँ भी बेहोश पड़ी थी, जिसे ये मारकर बेहोश करके बच्ची ले लिए थे। ये सब देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राम की आंखों में तो खून उतर आता है कि इसे तो नहीं छोड़ूंगा। रितिका कहती कि राम कुछ करो, वो बच्ची को मार डालेगी। फिर राम तुरंत बच्ची को बचाना चाहता है और रितिका ये सब गांव वालों को बताना चाहती है। इधर रेड मून वाला ग्रहण लग गया था और त्रिचंडेश्वरी ने अपना रिचुअल स्टार्ट कर दिया था। वो जमीन पर एक सैटेनिक सिंबल बना रखी थी जो कि चमक रहा था। फिर वो विधुरा से बच्ची को होश में लाने को कहती है, जिस पर विधुरा जड़ी बूटी सूंघाकर बच्ची को होश में लाता है। होश में आती बच्ची रोती है, जिससे सावित्री की आत्मा सुन लेती है। उसे पता लग जाता है कि बच्ची मुसीबत में है, जिसके अगले ही पल सावित्री वहां पर आती है और हर बार त्रिचंडेश्वरी ऐसे ही बच्ची को मारने का नाटक करके सावित्री को बुलाती थी। लेकिन इस बार वो सच में बच्ची को मारने वाली थी और वो किसी औरत की बॉडी में भी नहीं थी, बल्कि साक्षात खड़ी थी। लेकिन फिर भी सावित्री कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि पहले से ही अपना सेटअप लगा रखी थी। सावित्री जैसे ही आती वो ऑटोमेटिकली उसी सिंबल की तरफ खिंच जाती है और वहां पर कैद हो जाती है। और अब चाह कर भी वो उसे बाहर नहीं निकल पा रही थी। और फिर उसके सामने ही त्रिचंडेश्वरी उस बच्ची को मारती है। लेकिन फिर वो देखती है कि बच्ची तो वहां है ही नहीं और सामने राम खड़ा था बच्ची को लेकर, जो कि सही टाइम पर स्लाइड करता हुआ वहां आया और बच्ची को वहां से हटा दिया। ये देखकर सावित्री की आत्मा खुश हो जाती है कि बच्ची बच गई। लेकिन त्रिचंडेश्वरी बौखला जाती है और विधुरा को बच्ची लाने के लिए बोलती है। फिर राम बच्ची को साइड में रखकर विधुरा से लड़ता है और वो उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी पीछे से त्रिचंडेश्वरी उसके सर पर अटैक कर देती है और बच्ची को उठाकर ले जाती है। जैसे तैसे राम खुद को संभाल कर उसे रोकने जाता है तो विधुरा उस पर अटैक करने आता है, लेकिन राम उसे ही लात मारकर गिरा देता है और वो रिचुअल वाले सेटअप पर ही जाकर गिरता है, जिससे वहां रखी बॉल अपनी जगह से हट जाती है और अपने आप नष्ट हो जाती है, जिससे कि रिचुअल भी खंडित हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि सावित्री की जो आत्मा थी वो कैद से आजाद हो जाती है और फिर वो तुरंत अपनी रस्सी से त्रिचंडेश्वरी पर अटैक करती है। लेकिन वो अपनी पावर का यूज करके बच जाती है। इनफैक्ट अब वो खुद को गायब भी कर लेती है। सावित्री की आत्मा उसे नहीं देख पा रही थी और इसी तरह वो सावित्री से अब तक बचती आ रही थी। वो खुद को इनविजिबल कर लेती थी। तभी बच्ची की माँ होश में आ जाती है और वो बच्ची को लेकर चली भी जाती है और त्रिचंडेश्वरी उसे जाने भी देती है, क्योंकि ग्रहण का टाइम अब खत्म हो गया था। रिचुअल के लिए अब वो अगले ग्रहण का वेट करेगी और ये सब राम की वजह से हुआ था। इसलिए वो विधुरा को उसे खत्म करने के लिए कहती है, जिससे विधुरा तुरंत राम पर अटैक कर देता है। और इधर वो सावित्री को चिढ़ाने जाती है, कहती है कि क्या हुआ मेरी प्यारी बहू, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, दम है तो मुझे ढूंढ कर बताओ। और जोर जोर से हंसती है। अब सावित्री उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन सुन तो सकती थी। वो सुनकर उसकी लोकेशन का पता लगाती है और ऑलमोस्ट उसे पकड़ लेती है। मतलब रोब उसकी छड़ी पर जाकर लिपट जाती है। फिर वो अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन नहीं खींच पाती, क्योंकि निर्दोष लोगों को मारने से उसकी पावर कम हो गई थी और रिचुअल्स करके त्रिचंडेश्वरी अपनी ताकत बढ़ा ली थी, इसलिए वो उस पर भारी पड़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ विधुरा राम से हार जाता है
और आखिर में राम एक बड़े से पत्थर से कुचल कर उसे मार डालता है। अब तेरी चंडेश्वरी जो थी वो सिर्फ सावित्री के लिए गायब थी, लेकिन बाकी सबको दिख रही थी। राम देखता है कि सावित्री को मदद की जरूरत है। सामने पेड़ पर वही बड़ा सा नाइफ फंसा हुआ था, जिसे निकाल कर वो तेरी चंडेश्वरी की तरफ फेंकता है और उसका हाथ काट डालता है, जिससे वो छड़ी पकड़ी हुई थी वो छड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। और इस छड़ी में ही तेरी चंडेश्वरी की पावर्स थी। छड़ी के टूटते ही उसकी पावर्स भी चली जाती हैं और अब सावित्री उसे देख भी पा रही थी। बस फिर क्या था, सावित्री अपनी रस्सी गोल गोल घुमाकर उसका फंदा बनाकर तेरी चंडेश्वरी के गले में डाल उसे पकड़ लेती है और फिर घसीट कर उसी पेड़ तक लेकर जाती है। वहां उसे लटका देती है और अपने मुंह से आग निकाल कर उसे जला देती है। और इस तरह फाइनली सावित्री का बदला पूरा होता है। इतने में रितिका सब गांव वालों को भी ले आती है और वो भी ये सब देख लेते हैं। फिर राम उसी बच्ची को सावित्री के पास लेकर आता है। सावित्री प्यार से बच्ची को टच करती है और इसी के साथ वो चली जाती है, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर इन सब के बाद गांव वाले राम की बहुत तारीफ करते हैं कि आखिर राम ने हमारे गांव की समस्या हल कर दी। उसके डैड को भी बहुत खुशी होती है कि मेरे बेटे ने मेरी बात को सच कर दिया। सब राम से इतने खुश थे कि कहते हैं कि सबसे पहले अब राम की शादी होगी। पहले कर्ज की वजह से कोई लड़की नहीं दे रहा था, लेकिन अब सब अपनी बेटी से उसकी शादी करवाने की बात करने लगते हैं। लेकिन तभी मामा बीच में आकर कहते हैं कि अरे तुम सब रुको, राम की सीता तो उसके बगल में खड़ी है। ये सुन रितिका चौंक जाती है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, और राम मामा को साइड में ले जाकर कहता है कि मामा अचानक ये तुम क्या बोल दिया उसके सामने, अब कोई आइडिया दो। तो पता नहीं फिर मामा क्या आइडिया देते हैं, कौन सा तिगड़म भिड़ाते हैं, जिसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।